हमने कुछ दिनों पहले जियो फाइनेंस पे एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने जियो फाइनेंस एज अ कंपनी को कैसे आप डीपली समझ सकते हो, कौन से बिजनेसेस से उसकी रेवेन्यू आ रही है और कौन से बिजनेसेस में उनका फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है, उसके बारे में हमने एक इन डेप्थ डिस्कशन किया था। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आपके साथ इटर्नल कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इटर्नल कंपनी वो कंपनी है जो जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट इन सब की पेरेंट कंपनी है और फूड डिलीवरी या फिर ग्रोसरी डिलीवरी से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। अब एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है, कैसे इसके प्रॉफिट्स आते हैं, उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ सीखेंगे। जो भी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो ना ही आपको कोई एआई टूल पे एज एन आंसर मिल जाएगा, ना ही आप सिंपल गूगल सर्च करके उसको ढूंढ सकते हो। सो मेक श्योर करिएगा आप ये वीडियो के एंड तक बने रहे अगर आपको इटर्नल कंपनी के बारे में एंड टू एंड जानना है। आई एम होपिंग आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे हो, पर ये डेटा हमें बता रहा है कि आप चैनल पे वीडियोस देख तो रहे हो बट आप सब्सक्राइब नहीं हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आई विल मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक मेंशन कर रहे हो उस टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी हम 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट रहेगा जहां पे हम इटर्नल के सभी बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे कंपनी अपने मैट्रिक्स को चेज करती है, कौन सी मैट्रिक्स वो देखती है। सेकेंडली हम देखेंगे कि आने वाले समय में वो सारे ही बिजनेसेस जो ये कंपनी करती है उसमें कैसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, कैसे उनकी फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने वाली है और कैसे वो अपने नंबर्स वहां पे बेटर कर सकती है। एंड थर्डली हम समझेंगे कि आज इटर्नल कंपनी जो 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप से ज्यादा पे वैल्यूड है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, क्या वो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप जस्टिफाइड है फॉर द प्रॉफिट्स रेवेन्यूज दैट दे आर मेकिंग, या फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। ध्यान रहे इस वीडियो में जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो फैक्चुअल बेसिस पे करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी हम चीजें आपके साथ शेयर नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर ओपिनियन कि आपको ये स्टॉक बाय कर लेना चाहिए, सेल कर लेना चाहिए। ना ही कोई हमारा बायस है कि हम आपको एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे स्टॉक के बारे में या फिर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे। हमारा सिंपल सिंपल काम है कि जो भी फैक्ट्स आए हुए हैं मार्केट में अबाउट द कंपनी वो हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले इटर्नल के 4 मेन बिजनेसेस है। पहला बिजनेस है जोमेटो, जो हम सभी जानते हैं। पहले कंपनी का नाम भी जोमेटो ही था, वो चेंज होकर इटर्नल हुआ है क्योंकि अब कंपनी के अंडर बहुत सारे बिजनेसेस है। सो द फर्स्ट बिजनेस दैट दे हैव इज जोमेटो। सेकंड दे हैव इज ब्लिंकिट। ऑलराइट, सो जोमेटो 2015 में स्टार्ट हुआ था, दीपेंद्र एंड पंकज ने स्टार्ट किया था। दिस वाज देयर फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट ओरिजिनल आइडिया। देन ब्लिंकिट आया था। अब ब्लिंकिट वाज नॉट समथिंग व्हिच दीपेंद्र हिमसेल्फ हैड स्टार्टेड, इट वाज एन एक्वायर्ड कंपनी। ऑलराइट, 2021 में उसका एक्विजिशन हुआ था। जब ये एक्विजिशन हुआ था तो बहुत बातें बनी थी कि शायद 10 मिनट डिलीवरी इंडिया में ना चले, बहुत महंगे प्राइस पे एक्विजिशन हो रहा है। बट एज वी मूव फॉरवर्ड विल सी कि नंबर्स सेंस बना रहे हैं। ऑलराइट, सो दैट इज नंबर 2। थर्ड बिजनेस दैट दे हैव इज द डिस्ट्रिक्ट बिजनेस। डिस्ट्रिक्ट बिजनेस उनका ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आप इवेंट्स के टिकट्स बुक कर सकते हो, मूवीज के टिकट्स बुक कर सकते हो, डाइनिंग एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट्स के लिए टेबल्स बुक कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। एंड लास्टली वी हैव द हाइपर प्योर सेगमेंट, जो कि एक B2B बिजनेस है जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट पार्टनर जो जोमेटो के है या जो इटर्नल एज ए कंपनी के है, वहां पे दिस पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड्स देम विद ग्रोसरीज, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स दैट द रेस्टोरेंट माइट रिक्वायर टू कुक फूड। सो ये चारों मेन बिजनेसेस है, सभी का अलग अलग टाइमलाइन रहा है, सभी की अपनी अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है। सो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो पहले 3 बिजनेसेस है, जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों B2C बिजनेसेस है। यहाँ पे वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हैं। कंज्यूमर कौन हुए? आप और मैं, जो डेली बेसिस पे ब्लिंकिट पे ग्रोसरीज ऑर्डर करते हैं या फिर जो जोमेटो पे अपना खाना ऑर्डर करते हैं। जो हाइपर प्योर वाला बिजनेस है दैट इज अ B2B बिजनेस, जहाँ पे एज अ कंपनी जो हमारा वेंडर या जो हमारा बायर है वो एक कंपनी है, वो एक रेस्टोरेंट है, ना कि डायरेक्ट कंज्यूमर है। इसलिए बहुत सारे लोगों को हाइपर प्योर बिजनेस के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो उसके साथ डील ही नहीं करते। आपको जोमेटो के बारे में पता है, ब्लिंकिट के बारे में पता है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता है क्योंकि आप डेली बेसिस पे उसके साथ इंटरैक्ट करते हो, प्लेटफॉर्म के साथ आप इंटरैक्ट करते हो। सो अगेन जो डिस्ट्रिक्ट ऐप भी है वो भी एक एक्विजिशन का ही बर्थ है। ऑलराइट, सो पहले डाइनिंग का बिजनेस या लाइव इवेंट्स का बिजनेस डेफिनेटली था बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ जोमेटो। तो कंपनी ने क्या किया, ये दोनों चीजों को जोमेटो से निकाला, साथ ही साथ पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस अक्वायर किया, दोनों को मर्ज किया और डिस्ट्रिक्ट पे अब सारी चीजें लिस्ट कर दिए। तो अब आपको कुछ भी करना हो, चाहे आपको रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व करनी हो, बिल पे करना हो, आपको कोई इवेंट के लिए पासेस बाय करने हो या फिर आपको कोई मूवी टिकट बाय करनी हो, यू कैन ऑल डू इट ऑन डिस्ट्रिक्ट। So this particular platform is giving competition to players like Book My Show and all other platforms. All right. So
उस तरह के प्लेटफॉर्म को यहाँ पे कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हम पूरे डिस्कशन को ये चारों पार्ट्स में डिवाइड करके काम करेंगे, जहाँ पे हम हर एक बिजनेस को समझेंगे कि कैसे वो वर्क कर रहा है अभी और आने वाली उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, एंड साथ ही साथ कौन से मेट्रिक्स है, कौन से नंबर्स है जो कंपनी खुद भी इंटरनली ट्रैक करती है और हमें एज एन इन्वेस्टर भी देखने चाहिए वेदर वो कंपनी उस पर्टिकुलर नंबर्स पे काम अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। ऑलराइट, सो मैं B2C बिजनेस की बात करूंगा जिसमें 3 बिजनेसेस आते हैं, तो उनमें कुछ कुछ मेन मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स है GOV, दैट इज अ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या, आप जोमेटो पे जाते हो, आप कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आप 3 डिशेस ऑर्डर करते हो। ऑलराइट, वो 3 डिशेस का टोटल एक बनता है सम, और विदाउट डिस्काउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज आता है। सो ये जो 1000 रुपी है विदाउट डिस्काउंट इज नथिंग बट योर GOV। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप अगर डिस्काउंट अप्लाई कर देते हो तो ये बन जाता है आपका NOV, दैट इज द नेट ऑर्डर वैल्यू। सो से फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट है आपको अप टू 100 रुपीज, सो योर NOV becomes 900, your GOV becomes 1000। ऑलराइट, सो बोथ द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। GOV को हम इतना यूज नहीं करेंगे पूरे वीडियो में, हम NOV को ज्यादा यूज करेंगे, बट सिंस आप जब भी जोमेटो के बारे में पढ़ोगे, इटर्नल कंपनी के बारे में पढ़ोगे, तो GOV एज अ कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वो समझ में आए। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एडजस्टेड रेवेन्यू। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, हमें ये नहीं पता होती है कि जोमेटो एग्जैक्टली कहाँ से रेवेन्यू बना रहा है। सो टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप सबवे पे जाते हो और सबवे पे एक सबवे ऑर्डर करते हो, तो वहां पे मान लेते हो सैंडविच आपको 200 रुपीज की मिल रही है, बट वही सेम सैंडविच जब आप जोमेटो के थ्रू ऑर्डर करते हो तो उसका मेन्यू प्राइस ही 230-240 रुपीज रहता है। आई एम गिविंग यू अ रफ एग्जाम्पल। और तो वो जो 40 रुपए एडिशनल होता है, वो बेसिकली रेस्टोरेंट उसको मार्कअप कर देता है, क्योंकि जोमेटो कोई भी ऑर्डर जब सबवे पे होता है थ्रू जोमेटो, वहां पे कमीशन चार्ज करता है। से फॉर एग्जाम्पल दैट कमीशन इज 40 रुपीज, सो दैट कमीशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जोमेटोज रेवेन्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे ही चीजें जो आप देखते हो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, चाहे वो डिलीवरी फी हो या प्लेटफॉर्म फी हो या तो रेन फी हो और लेट नाइट फी हो, वो सारी चीजें तो डेफिनेटली जोमेटो का रेवेन्यू का पार्ट बनाती है। बट ये जो डिफरेंस इन द मेन्यू प्राइसेस है, ये भी जोमेटो को एज अ कमीशन जाता है, मेजर चंक ऑफ दैट। ऑलराइट, सो ये 3-4 चीजें मिलके जोमेटो का एक्चुअल रेवेन्यू बनाता है, जिसको हम हमारे पूरे डिस्कशन में एडजस्टेड रेवेन्यू कहेंगे, बिकॉज नेट ऑर्डर वैल्यू अलग चीज हो गई। नेट ऑर्डर वैल्यू कैन नॉट बी द रेवेन्यू, वो तो ऑर्डर प्लेस हो रहा है वो प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो प्लेटफॉर्म का तो जो उसका कमीशन उसका पैसा बनता है वही रेवेन्यू में जाएगा। सो इसलिए नेट ऑर्डर वैल्यू कैन नॉट बी द रेवेन्यू, द एडजस्टेड रेवेन्यू विच आई स्पोक अबाउट विल बी द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, दैट इज देयर। उसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशन और एडजस्टेड EBITDA। कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेरी सिंपल, ये एडजस्टेड रेवेन्यू में से जो भी आप वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय जो होता है या फिर डिलीवरी पर्सन जो होता है उसकी जो फीस होती है, वो पूरा फ्लीट साइज इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, तो वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। ऑलराइट, जब जब ऑर्डर प्लेस होगा और जब जब डिलीवरी होगी तो वो पर्सन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, सो वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसे सभी वेरिएबल कॉस्ट को जब आप रिमूव कर देते हो एडजस्टेड रेवेन्यू में से, तो आपको जो मिलता है इज नथिंग बट द कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब आप बाकी एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस विच आर नॉट नॉन कैश इन नेचर, तो आपको वहां पे एडजस्टेड EBITDA मिल जाता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ टू गिव यू फ्यू नंबर्स, इसमें हम समझेंगे कि कैसे ये वर्क हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा अबाउट द B2C बिजनेस और इसके नंबर्स कैसे है। फॉर एग्जाम्पल FY25 में मैं केवल जोमेटो की बात करता हूँ, अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। द नेट ऑर्डर वैल्यू वाज अराउंड 32,862। यू कैन सी GOV वाज मच हायर, GOV वाज 38,646। ये जो 6000 का डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट द डिस्काउंट्स दैट द कंपनी ऑफर्स और हम लोग अवेल करते हैं उसको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट NOV हो गया। ऑलराइट, एडजस्टेड रेवेन्यू उसमें से कितना आता है, 9,418 करोड़। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो करीबन करीबन जितना भी ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, जितने भी अमाउंट का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 32,862 करोड़ का हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उसमें से जोमेटो के लिए 28.66% रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। अब अगर आप प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी फी ये सब ऐड करोगे तो इतना नंबर नहीं आता है, लेकिन जो कमीशन वाला पार्ट होता है जो हमको नहीं दिखता है, वो ऐड करोगे तो ये नंबर आपको मिल जाता है। नाउ फ्रॉम दैट देयर इज ऑब्वियसली सम वेरिएबल कॉस्ट जो माइनस होता है, वो माइनस करने के बाद जो कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो करीबन करीबन 3,000 करोड़ के आसपास है। ये केवल जोमेटो की बात हो रही है। एंड उसके बाद जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करने के बाद वी गेट द एडजस्टेड EBITDA, जो यहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास है। और ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपके फाइनेंस कॉस्ट ये सब चीजें माइनस होती है। जोमेटो के केसेस में वो इन दिनों में बढ़ गया है, बट हालांकि पहले नहीं था। बट ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपको EBITDA से समझ में आ जाती है। ऑलराइट, तो 1500 करोड़ का है।
नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट जोमेटो इज कि यहाँ पे जो भी वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम एडजस्टेड EBITDA इन परसेंटेजेस जानना चाहते हैं कि वो कैसे निकल के आ रहा है, तो वो आपको एज अ परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड रेवेन्यू नहीं देखना है, रादर आपको एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी देखना है, क्योंकि आपका जो मेन टॉप लाइन है वो तो एनओवी है। एनओवी से कितना एडजस्टेड सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है वो तो आपका पास ऑन हो गया, बट आपका जो मेन टॉप लाइन है वो आपको एनओवी है, वो आपकी रेवेन्यू नहीं है बट आपका एनओवी है, तो आपको उसके प्रपोर्शन में सारी चीजें देखनी है। तो फॉर एग्जाम्पल FY23 की बात करूं तो एडजस्टेड EBITDA एज अ परसेंटेज ऑफ एनओवी वाज नेगेटिव। ऑलराइट, लास्ट ईयर FY24 वाज द फर्स्ट ईयर जहां पे वो पॉजिटिव हुआ, 3.32% पे क्लोज हुआ, और FY25 में अभी ये 4.58% के आसपास है। अगर आप मैनेजमेंट कॉन कॉल्स और ये सब सुनोगे तो मैनेजमेंट क्लियरली बोलता है कि हम लोग ये नंबर को करीबन करीबन 5 से 6% के आसपास रखेंगे। एट द वेरी सेम टाइम जो ग्रोथ के नंबर्स मैनेजमेंट बताता है वो बताता है कि 15 से 20% के आसपास ये बिजनेस ग्रो होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनओवी। अब देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है, अगर मेरा एनओवी 15-20% से ग्रो हो रहा है और मेरा एडजस्टेड EBITDA 5-6% के मार्जिन पे चल रहा है, तो आप इजीली एडजस्टेड EBITDA फोरकास्ट कर पाओगे कि इतना एडजस्टेड EBITDA यहाँ से निकल के आ रहा है। बाय द वे दिस इज द ओनली बिजनेस चारों में से जो अभी प्रॉफिट जनरेट करता है और बाकी सबके जो लॉसेज है उसको कवर करता है। सो ये बिजनेस इटर्नल कंपनी का बैकबोन है बिकॉज ये प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। और आप देखिए इस बिजनेस को हो भी 10 साल गए, जब कोई बिजनेस 10 साल निकाल लेता है और सर्वाइव कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, सो व्हिच इज वन ऑफ दीस केसेस। लाइकवाइज यही सेम चीज हम दूसरे B2C बिजनेस में भी देख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ब्लिंकिट। ऑलराइट, सो ब्लिंकिट जैसे मैंने कहा कि 2021 में इनके पोर्टफोलियो में आया। ऑलराइट, सो इफ यू विल सी कि उनका GOV ब्लिंकिट का दैट इज अ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। ऑलराइट, 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू था FY23 में, 2 ही साल में वो 28,500 करोड़ हो गया। ऑलराइट, अगर आप क्वार्टरली नंबर देखो तो द नंबर इज इवन बिगर। एनओवी की बात करें तो एनओवी हमारा पिछले साल 22,371 करोड़ था, बट अगर केवल लास्ट क्वार्टर जो कंप्लीट हुआ उसके एनओवी की बात करो तो दैट नंबर इज एज हाई एज 11,680 करोड़। तो आप देखिए वो कितना बड़ा जंप है कि जो वो पूरे साल में कर रहे थे लास्ट ईयर तक, अभी एक क्वार्टर में उसका आधा कर लिया है। ऑलराइट, सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इतनी तेजी से वो ग्रो हो रहा है। उसके ग्रोथ रेट के नंबर्स भी हम देखेंगे, फ्यूचर में कैसे वो ग्रो होने वाला है वो भी समझेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने देखा। अगेन सेम लॉजिक वुड अप्लाई हियर कि कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे, जो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे भी अगेन वेरिएबल कॉस्ट इज द लीड कॉस्ट, जो उनको पहुंचाने का खर्चा लगता है वो, तो वो माइनस करने के बाद एक सर्टेन परसेंटेज आता है, सर्टेन मार्जिन आता है इनका, एंड बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपका एडजस्टेड EBITDA आता है। अब नाउ इन दिस केस आप देखिए लॉसेस जो है वो कम होते जा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स द लॉसेस हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। पहले 18% का नेगेटिव एडजस्टेड EBITDA था, अभी वो कम होकर 1.13% हो गया एज ऑफ लास्ट ईयर। इस साल में भी वो नंबर और थोड़ा सा बेटर होते जा रहा है। ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड इवेंचुअली मैनेजमेंट कह रहा है कि 2 से 3 क्वार्टर के बाद ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने लग जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द वैल्यूएशंस इज सो हाई। ऑलराइट, तो इसको और समझते हैं हम। अब द पॉइंट इज ये जो एनओवी आता है या फिर ये जो रेवेन्यू बनती है वो कहाँ से बनती है? वो आपकी बनती है कि कितने लोग ऑर्डर दे रहे हैं और कितना ऑर्डर दे रहे हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जानना है कि भाई ये जो एनओवी आया है 22,370 करोड़ का, तो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक, कितने ऑर्डर हुए पूरे महीने में, इनटू कि एक ऑर्डर की वैल्यू क्या थी। ऑलराइट, सो इफ यू सी वो नंबर भी जोमेटो के लिए, ब्लिंकिट के लिए बढ़ता जा रहा है। यूल सी दैट वो 541 रुपीज था FY23 में, आज वो 667 हो गया है। एज ऑफ दिस क्वार्टर का डेटा देखोगे तो और भी बड़ा नंबर मिलेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल ऑर्डर का वैल्यू मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो नंबर्स अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस का, तो हमको ये जानना चाहिए कि कितने लोग प्लेटफॉर्म पर मंथली बेसिस आ रहे हैं, कितना ऑन अ पर स्टोर बेसिस ऑर्डर हो रहा है। सो ये सारा डेटा इटर्नल आपके लिए देता है, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा सेट यही 2-3 होते हैं कि जोमेटो कितना एनओवी कर रहा है, वो एनओवी में प्राइस का ब्रेकअप कितना और कितना क्वांटिटी आ रहा है। लाइकवाइज ब्लिंकिट कितना एनओवी कर रहा है, कितना प्राइस का ब्रेकअप है और कितना क्वांटिटी का ब्रेकअप आ रहा है। ऑलराइट, बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली हमको दिखी जाएगी कि अगर ये बढ़ रहा है तो पीछे से वो नंबर बढ़े ही होंगे। सो दैट इज वन important thing that we need to understand. Apart from that, we'll discuss the third business now. The third business is the district business. Alright, वो थोड़ा लेट एंट्रेंट है, सबसे नया बिजनेस है पूरे पोर्टफोलियो में इटर्नल के। सो अगेन ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू अराउंड 7,800 करोड़ थी लास्ट ईयर, अभी 6,618 करोड़ का उसका एनओवी है उस पूरे इसमें।
रेवेन्यू पास ऑन उसमें से करीबन करीबन इनका 10% से थोड़ा सा ज्यादा, दैट इज 11% जितना हो जाता है. So that is there. Adjusted EBITDA is negative as of now, but slowly and gradually it might become positive. Again, management guidelines is again the end of financial year. But my point here is the possibility for this becoming positive is high because district जैसे प्लेटफॉर्म में जो एडिशनल खर्चे होते हैं जैसे कि हेवी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का, वो नहीं होता. So if they market it well, if they get good events on board, so definitely in commissions they'll make a good amount of money. So that is one case I feel will happen with the platform. So that is something that will do well and eventually they'll become profitable here. And then we have Hyperpure. Again, Hyperpure में as I spoke to you कि यहाँ पे जो भी ग्रोसरीज या जो भी सामान रेस्टोरेंट्स को इटरनल प्रोवाइड करता है एज अ रॉ मटेरियल, वो सबका रेवेन्यू यहाँ पे क्लॉक हो जाता है. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो हमको समझना है, अगर आप इसकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट पढ़ो तो आपको दिखेगा कि जो B2B सप्लाईज है उसका दो जगह से रेवेन्यू आता है. वन इज द रेस्टोरेंट पार्ट एंड द अदर इज अ नॉन रेस्टोरेंट पार्ट. ऑलराइट, सो रेस्टोरेंट पार्ट कौन सा है? यहाँ पे वो रेवेन्यू है जो डायरेक्टली हाइपरप्योर से रेस्टोरेंट्स को ग्रोसरीज जा रही है. ऑलराइट, विच इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस. उसके अलावा भी शुरू में कैसा था कि जब ब्लिंकिट के केस में हमको ग्रोसरीज चाहिए रहती थी टू डिलीवर इट इन 10 मिनट्स, तो वो काफी ग्रोसरीज हाइपर प्योर से ले लेता था. ऑलराइट, तो वो उसका नॉन रेस्टोरेंट बिजनेस माना जाता था, जहाँ पे सारी की सारी ऐसी ग्रोसरीज जो ब्लिंकिट को डिलीवर करनी है उसका एक सब्सटैंशियल पार्ट हाइपर प्योर से आ रहा है और वो वहां से लेके यहाँ पे हम लोग को पहुंचा रहे 10 मिनट में. हालांकि अब क्या करने लग गया इटर्नल इन दिस केस, वो कोशिश कर रहा है कि जो उनका ब्लिंकिट वाला पार्ट है उसमें जो भी चीजें वो लोग डिलीवर करते हैं 10 मिनट में, वो सारी वो ओन करने लग जाए, वो खुद की इन्वेंट्री मैनेज करने लग जाए रादर देन मैनेजिंग इट फ्रॉम सम अदर पार्टी और प्लेटफॉर्म. इन दिस केस इट वाज वन ऑफ देयर कंपनीज ओनली, बट रादर देन मैनेजिंग इट इन दैट वे वो लोग खुद ही ओन करने लग जाए. सो इसीलिए जो नॉन रेस्टोरेंट वाला पार्ट है ये धीरे धीरे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए या इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ब्लिंकिट खुद ही इन्वेंट्री मैनेज करने वाला है. सो दैट इज वन केस. एंड जो रेस्टोरेंट वाला पार्ट है वो ग्रो होता जाएगा. सो अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये चीज का डिफरेंस जरूर दिखेगा. नाउ ब्लिंकिट के केस में भी 80% ऑफ द टोटल ऑर्डर दैट दे आर डूइंग वो खुद की इन्वेंट्री पे ही कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन. सो इसको मैं आपको क्लियरली दिखा भी सकता हूँ. अगर आप देखिए Q2 FY26 के नंबर्स, तो एनओवी जो है वो 11,679 करोड़ है और जो रेवेन्यू है एडजस्टेड रेवेन्यू वो 9,891 करोड़ है. देखिए ये दोनों नंबर्स कितने पास है. ये दोनों नंबर्स इसलिए इतने पास है क्योंकि जो मेरा एनओवी में जो सामान जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो मेरा ही सामान है. तो मेरी इन्वेंट्री को मैं बेच रहा हूँ तो पूरी पूरी एनओवी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे रेवेन्यू में कन्वर्ट होने लग जाएगी. तो एग्जैक्टली हो रहा है, 80% का डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है. सो दिस इज हाउ इट विल इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल ऑफ द कंपनी. जैसे जैसे मैं खुद का सामान ज्यादा बेचूंगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पीछे से जो सप्लायर था उसके मार्जिन क्या हो गए, पूरे के पूरे हट गए, अब मैं मेरा सामान बेच रहा हूँ. सो दैट इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट इट which we need to understand. Apart from that, now what we need to understand is the projection. So based on the latest con call, अभी September 2025 में रिजल्ट्स आए थे कंपनी के, उसमें उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भेजा, एक कॉन कॉल किया. तो जब वो सारे डिस्कशंस हुए तो उन डिस्कशंस में कुछ कुछ चीजें निकल के आई. वन इज ये जो जोमेटो का बिजनेस है वो अभी अराउंड 55% मार्केट शेयर होल्ड करता है और ये मार्केट शेयर लगभग इतना ही रहेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज इट फ्रॉम हियर बिकॉज द अदर प्लेयर इज आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर. तो उतना ही रहेगा. मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं कहा है कि वो मार्केट शेयर ही गेन करने लग जाएंगे. दैट इज वन. एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, राइट, सो दे सेड दे आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 14 to 15% ग्रोथ इन जोमेटो और अब थोड़ा सा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है. पिछले कुछ क्वार्टर में ये नंबर कम था, राइट. लास्ट क्वार्टर के नंबर देखो तो आप 13% से ग्रो हुआ था. इस क्वार्टर के नंबर देखो तो 14% से ग्रो हुआ जोमेटो वाला बिजनेस. सो EBITDA मार्जिन में 1-2% का एक्सपेक्टेशन है कि ऊपर जाएगा. एंड एट द वेरी सेम टाइम जो ग्रोथ रेट इन एनओवी है वो 14-15% के आसपास जाएगी. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन प्लस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट नॉट वेरी हाइपर. देन वी हैव ब्लिंकिट, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर्स येट. तो ब्लिंकिट के केस में हमको 100% से ज्यादा ग्रोथ रेट्स दिख रही है ऑन अ क्वार्टर बेसिस एज ऑफ नाउ, कि हर क्वार्टर वो ऑलमोस्ट हाई डबल डिजिट, वेरी हाई डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट का स्कोर कर रहा है. सो दैट इज देयर. मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि बाय 2026 मार्च दिस पर्टिकुलर बिजनेस शुड स्टार्ट हिटिंग ब्रेक इवन.
If we see today, the number is somewhere around -1%. But the management is expecting कि अगले मार्च तक 2026 के मार्च से ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक इवन टच कर लेगा. So that is there. Again here the market share that Blinkit enjoys is around 40%, 40. बाकी दोनों प्लेयर से बड़ा है ये, Zepto से और Instamart से. So again here those two other players are also big enough. So उनसे और market share लेना will be little difficult. What will rather happen here is कि जो overall industry बढ़ रही है उसके साथ साथ ब्लिंकिट भी ग्रो होगा. साथ ही साथ जो लोग एवरेज ऑर्डर परचेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. सो इट माइट बी द केस कि वो और बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकाल रखा है. 541 रुपीज का एवरेज ऑर्डर वैल्यू FY23 में था, आज वो बढ़ के 667 का हो गया इन FY25. तो आने वाले टाइम में और बढ़ता ही जा रहा है. इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं तो जोमेटो का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 453-500 रुपीज के आसपास है, बट क्विक कॉमर्स का ज्यादा है. सो जो 10 मिनट डिलीवरी हो रही है जहाँ पे हम ग्रोसरीज ऑर्डर कर रहे हैं जिसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं होता है, बट वहाँ पे हम ज्यादा चीजें ऑर्डर कर रहे हैं और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू वहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू जोमेटो, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ऑलराइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग विच आई फील इज जैसे जोमेटो का केस था ऑलराइट 2015 में जब वो आया, 2020-21 तक जब अडॉप्शन हो रहा था तो द ग्रोथ रेट्स नंबर्स वर वेरी गुड. ऑलराइट वही हायर डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट्स में थे. इवेंचुअली वो अभी क्या हो गया, नॉर्मलाइज हो गया अराउंड 15-20%. लाइकवाइज इन द केस ऑफ ब्लिंकिट एज वेल, आप क्या देखोगे कि आज से 2 साल तक 3 साल तक जैसे जैसे अडॉप्शन आते जा रहा है वैसे वैसे ये नंबर बड़ा होगा. ऑब्वियसली डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट्स में ग्रो होगा, बट इवेंचुअली इट विल आल्सो सेटल डाउन टू अ नंबर ऑफ 15-20% एंड देन लेटर ऑन इवन टू अ लेसर नंबर. सो वो चीज होगी. थर्ड थिंग दैट वी हैव इज द गोइंग आउट बिजनेस. ऑलराइट, तो वहां पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अराउंड 30-40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती रहेगी, विच इज अ गुड नंबर टू हैव. And they'll take around 3 to 4 more quarters to hit break even. So maybe by the end of next September, they'll might hit break even. So this is again a good runway that the management has taken कि इस business को हम इतनी देर बाद profitable करेंगे. And for the restaurant business, we'll be only seeing revenues coming in from कि जहाँ पे groceries sell हो रही है restaurants को, Blinkit वाला जो non restaurant business था वो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि Blinkit ऑटोमेटिकली खुद की इन्वेंट्री मैनेज करने लग जाएगा. एंड यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट का कि वो करीबन करीबन मार्च 2026 तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा. तो ये 3-4 चीजें रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, फ्यूचर ट्रैजेक्टरी हमको समझने में हेल्प करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप आज जाके वैल्यूएशंस खोलोगे तो आप देखोगे कि कंपनी का वैल्यूएशन ओवरऑल 3,20,000 करोड़ का है. और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स देखोगे तो आपको पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 500-600 करोड़ दिखेगी अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर. सो विच इज नॉट अ वेरी हाई नंबर. अगर आप अभी मार्केट कैप और प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करो तो यू विल सी अ ह्यूज गैप. तो इतना बड़ा गैप क्यों है? इसका सिंपल रीजन है ग्रोथ. ऑलराइट, बहुत ज्यादा ग्रोथ एंटिसिपेटेड है कि आएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, दिखते भी आ रही है और शायद आते रहे. सो दैट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स. इतनी तेजी से ये ग्रो हो रहा है और एक्सपेक्टेशन भी ये है कि वो ग्रो होता रहेगा. दैट इज वाई इतने कम प्रॉफिट पे अभी इतना ज्यादा वैल्यूएशन हम देख पा रहे हैं. यही सेम चीज आप यूएस की कंपनी जैसे टेस्ला है या फिर आज से 15 साल पहले अमेजोन थी, आप ये नंबर्स वहां पे भी आराम से कोरिलेट कर पाओगे कि लोअर प्रॉफिटेबिलिटी पे भी बहुत ज्यादा पी वैल्यूएशंस या वैल्यूएशंस दिया गया था. उसका सिंपल रीजन यही था कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई थी. सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि क्यों हमको वो चीज लग रही है. सो आई एम होपिंग आपको हमारे सीरीज का सेकंड वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और जहाँ पे हमने इटर्नल को इन डेप्थ समझा कि एग्जैक्टली वो कैसे बिजनेस करती है और क्या करती है, क्या ये प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए. ये सब के लिए हम ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाते. हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको ये बिजनेस पूरे तरीके से समझ में आए और आप खुद से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके करेक्ट डिसीजन ले पाओ. सो दैट इज द आइडिया. कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कौन से ऐसे और बिजनेसेस हैं जो हमको इन डेप्थ एनालाइज करने चाहिए और आपके लिए एक ऐसी प्रॉपर केस स्टडी बनानी चाहिए. तो मेक श्योर करिएगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट कंपनी बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें.